नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब बिहार की अगली सरकार का भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका होगा। दूसरे फेज की 122 सीट पर कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक बयान से तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल राजभर ने कहा है कि बिहार में जब 60% से ज़्यादा वोटिंग होती है तो राजद की सरकार बन जाती है, यानी अगर उसे मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कहें तो महागठबंधन की सरकार बन जाती है। अब पहले फेज में 65% वोटिंग हुई थी करीब। तो अगर आप देखें तो राजभर इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि दूसरे फेज में भी वोटरों का उत्साह ऐसा ही रहा तो तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मतलब अगर सरकार महागठबंधन की बन जाएगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी दूसरे फेज की वोटिंग से पहले तमाम पार्टियों और तमाम नेताओं की ये जो रात है ये करवटें बदलते ही बीतने वाली है। कुल मिलाकर राजभर के बयान और इसके अलावा दूसरे फेज के पूरे माहौल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक, जो पिछले कई हफ्तों से बिहार में हैं और चुनाव पर करीबी नज़र रखे हुए हैं, करीब से चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। मैं पहले फेज की बम्पर वोटिंग और दूसरे फेज के बनते हालात पर आऊंगा कुमार अभिषेक, लेकिन पहले ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो महागठबंधन की सरकार ही बना दी है। नहीं, बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर को अगर आप देखें तो आ, उनके जो बयान होते हैं कभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुभते हैं, कभी बड़े नेताओं को चुभते हैं। और इस बार तो उनका जो बयान है वो सीधे उनकी ही गठबंधन के जो सबसे बड़े घटक कह सकते हैं बीजेपी को ही चुभने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इतना भारी मतदान हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में मत प्रतिशत बढ़ गया है, तो इसका फायदा जो है वो आरजेडी को मिलने वाला है और महागठबंधन इस चुनाव को जीत सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि ये जीत जो है ये महागठबंधन की हो सकती है। देखिए, एकदम एक दिन पहले चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे निश्चित तौर पर जो एनडीए के लोग होंगे, जो बीजेपी होगी कम से कम, वो खुश तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं नाराज होंगे। जब ये बयान आया तो मैंने भी कुछ लोगों से पूछा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बिहार में चुनाव लड़ने के बहुत इच्छुक थे। इनफैक्ट पिछला चुनाव भी वो उन्होंने लड़ा था, इस बार भी उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो वो चाहते थे कि एनडीए में उनको भी शामिल किया जाए और उनको भी कुछ सीटें दी जाए। खैर, यहाँ पे बिहार में एनडीए में जगह नहीं थी, या यूं कह लें बिहार एनडीए ने उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो अब वो फिलहाल बिहार के एनडीए से तो बाहर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घटक दलों में शामिल हैं एनडीए में। लेकिन उनका बयान निश्चित तौर पर देखें तो आरजेडी या महागठबंधन को तो सुकून दे रहा होगा, बीजेपी को निश्चित तौर पर मिर्ची लग रही होगी। लेकिन जब मैंने कुछ नेताओं से बात की तो उन्होंने दो बातें कही। एक बात ये कि भाई देखिए, उन्होंने पूछा कि अगर ये बताइए कि क्या राजभर जी को एक सीट दो सीट हमारे गठबंधन से मिली होती तो क्या वो आज ये बयान देते? वो नहीं दे बयान देते। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं और उनके बयान को बयान के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अगर आप उनके बयान को नहीं देख सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है कि जो उन्होंने बात कही है उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। और कई जानकार ऐसे हैं जो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सचमुच जिसे कहा जा रहा है कि ये बढ़ा हुआ प्रतिशत प्रो इनकम्बेंसी का ही है, क्या सही में यही है, या फिर ये सरकार के नहीं, बदलाव का भी कुमार वोट है। कुमार मैं ये तो राजभर की टिप्पणी है। मैं आपकी टिप्पणी से आप अपने अगले सवाल में लूंगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जो बात कह रहे हैं दरअसल वो आंकड़ों के नजरिए से गलत नहीं है। अगर 1990 से लेकर 2025 पिछले 35 साल के चुनाव आप देखते हैं तो बड़ी दिलचस्प बात है कि या तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी सरकार में रही है या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दरअसल 1990, 1995 और साल 2000 ये तीन चुनावों में मत प्रतिशत 60% से ज्यादा हुआ है और इन तीनों ही चुनावों में लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सरकार बनाई है। 2005 के बाद से 2025 तक कभी 60% से ज्यादा मत प्रतिशत नहीं रहा और वहां लगातार सरकार नीतीश कुमार की बनी है, नीतीश कुमार सीएम बने हैं। अब 2025
35 साल के बाद या 25 साल के बाद 2000 के बाद 2025 वो साल आया है जब पहले फेज में 60% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। तो राजभर ने बात आंकड़ों के आधार पे ही कही है, लेकिन अब वो एनडीए के साथी हैं, यूपी के अंदर तो मंत्री हैं, तो अपनी ही गठबंधन के ऊपर एक तरीके से उन्होंने ये बात याद दिलाकर, ये बात अंडरलाइन करके एक तूफान सा तो खड़ा कर दिया। एक बात और है कुमार, दिलचस्प बात है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने करीब 30-35 सीटों पर बीएसपी को समर्थन दिया हुआ है अनऑफिशियली। बाकायदा मैंने एक रिपोर्ट में अनिल राजभर का ये कोट पढ़ा था कि हाँ, हम 30-35 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां भी वो उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीति से बिल्कुल 180 डिग्री पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं, वही बात है जो बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से उनकी बिहार की राजनीति को जोड़कर देखा ही नहीं जा सकता। अगर उन्होंने बसपा के कैंडिडेट्स को उन्होंने 25-30 जगहों पर समर्थन दिया है, तो ये माना जा सकता है कहीं ना कहीं उनका जो इंक्लिनेशन है, उनका जो झुकाव है, चूंकि एनडीए ने उनको नहीं लिया, तो उन्होंने एक वैकल्पिक तरीका ढूंढा है, और जो महागठबंधन को छोड़कर जो दूसरे दल हैं, अब उस दल में उस गठबंधन की ओर उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं। अगर आप देखें तो बसपा को समर्थन करने वाले अकेले ओम प्रकाश राजभर ही नहीं है, बसपा को तो एमआईएम ने भी समर्थन किया है, और 4 जगहों पे तो खुलकर मंच पर दोनों नेता और कार्यकर्ता साथ दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ जो कि बहुत मजबूत सीट है बीएसपी की, बक्सर की है, कैमूर जिले में आती है, उस सीट पर तो कहा यह जा रहा है कि बसपा नंबर 1 की पार्टी कहीं ना हो जाए। इसी तरीके से वजीरगंज में और भी कई जगहों पर बसपा के समर्थन, बसपा के प्रत्याशी को ओवैसी की पार्टी ने समर्थन दिया है, बसपा को ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बिल्कुल अलग तरीके की केमिस्ट्री, अलग तरीके का ये गठबंधन चल रहा है। लेकिन जब बात आपने की कि अगर 3 बार 60% से ज्यादा मतदान हुआ, और 60% से ज्यादा जब जब मतदान हुआ है तब तब आरजेडी जीती है, लालू यादव जीते हैं, और इस बार पहली बार ये 60% क्या लगभग 65% से भी ऊपर चला गया है। तो ये इतना बड़ा जो बम्पर मतदान है, क्या ये लालू यादव को दोबारा से सत्ता में लाएगा, यानी कि आरजेडी को दोबारा से सत्ता में लाएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? तो अगर आप बिहार में अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि बदलाव का भी वोट है, बहुत सारे लोगों को मानना है कि ये युवाओं के रोष का वोट है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस तरीके की बात तेजस्वी कर रहे हैं उसका भी वोट है। लेकिन देखिए, एक नेता अगर किसी चीज को कहता है तो उसके बयान के साथ साथ नेता का अपना जो राजनीतिक कहीं स्वार्थ छिपा होता है उसको भी देखा जाता है। अब मैं इसमें अगर एक चीज और देखूं तो मैं ये उनकी बात को नकारता नहीं, हो सकता है कि ये हो भी जाए, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि कल को जब रिजल्ट आएंगे तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं तय कर सकता, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बड़े बड़े चुनाव परिणाम हमने उलटते देखे हैं। 2015 का अगर आप एक उदाहरण देखें तो 2015 में ज्यादातर, या यूं कह रहे 90% जो प्री पोल सर्वे थे, जो एग्जिट पोल थे, सब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बना रहे थे। लेकिन यहाँ तक कि सुबह के 1 घंटे तक बीजेपी 170-75 तक पहुंच चुकी थी, और अचानक सब कुछ पलटता है और ये कहा जाता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ डेटा गड़बड़ हो गया, और अचानक से 170-80 नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन को आ जाता है। तो देखिए, प्रिडिक्ट करना तो कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है, और उनका जो प्रिडिक्शन है अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ इसके पीछे एक सियासत भी आप दर्शकों को देखना पड़ेगा। वो ये कि बीजेपी ने उनको अपने गठबंधन में नहीं रखा है। एक तो कहीं ना कहीं इस बात की खींच उनको रही, क्योंकि वो लगातार बीजेपी के लिए बैटिंग करते रहे, यूपी से लेकर के बिहार तक, और बिहार में जब जगह नहीं मिली तो नेचुरल है फिर वो बीएसपी को उन्होंने समर्थन कर दिया। यही नहीं, उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि पिछले 2 दिनों में एनडीए के सभी बड़े घटक दलों के नेताओं की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है। आप अनुप्रिया पटेल को देखें, 2 दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के दफ्तर में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कल अगर आप देखें तो चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं वो वहां से आए, और वहां से उन्होंने आकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एकनाथ शिंदे आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जयंत चौधरी आए, उन्होंने गया जी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो एनडीए के जो तमाम घटक दलों के बड़े बड़े नेता हैं, चेहरे हैं,
उन्होंने आकर के एनडीए के समर्थन में बातें कही हैं, अपना परिवार बताया है, लेकिन ना तो ओम प्रकाश राजभर को यहाँ बुलाया गया एनडीए के लिए, क्योंकि वो एनडीए में है नहीं उस बिहार में, और ना ही संजय निषाद को। तो दो बातें हैं, एक तो क्या ओम प्रकाश राजभर इस बात से भी नाराज हैं कि एनडीए का घटक बड़ा चेहरा होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी? हम्म। क्या उनके बयान के पीछे की इस मंशा को भी देखा जा सकता है? क्योंकि ये माना जा सकता है कि उनका एनालिसिस चलो आंकड़ों के आधार पर ठीक है, लेकिन टाइमिंग जो है, टाइमिंग ये दिखाती है कि ये उन्होंने अपने किसी विरोधी को मानते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं, बिल्कुल। और बीजेपी के विरोध में उन्होंने ये बातें कही हैं। हो सकता है उनकी बात सच हो, गलत हो, लेकिन इसके पीछे की कहानी, सियासी कहानी ये भी है कि बिहार में उन्हें एनडीए ने कोई तवज्जो नहीं दी। तमाम एनडीए के बड़े नेता बुलाए गए, लाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, एक परिवार बताया गया, लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की कोई पूछ नहीं हुई है। तो हो सकता है कि एक नाराजगी हो, एक खीज हो, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि उनके आंकड़ों में दम है। अब हम लोग को इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 14 तारीख का। नीरज, नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है कि जिस एनडीए तरह ने नजरअंदाज किया ओम प्रकाश राजभर को, तो ये उनकी खींच भी दिखाती है, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो आंकड़ों की कसौटी पर भी अभी तक सही है। पिछले 35 साल के चुनाव को देखें तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हाल ही में कहा कि पहले फेज की वोटिंग के बाद कि तवे पर रोटी अगर पलटे नहीं तो जल जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना कि राजनीति के तवे पर सत्ता की ये रोटी इस बार पलटेगी और सिकेगी। प्रशांत किशोर फैक्टर की बड़ी बात हो रही है। कुमार अभिषेक, लगातार पहले फेज की वोटिंग के बाद अब बहुत डिस्कशन हो चुका, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा फैक्टर है जिसको लेकर कोई भी कुछ धड़ल्ले से कहने को तैयार नहीं है। महागठबंधन की सीट काटेंगे, एनडीए की सीट काटेंगे, वोट 10% से ऊपर हो जाएगा तो स्थितियां बदल देंगे। आपका क्या मानना है, प्रशांत किशोर फैक्टर कैसे काम कर रहा है पहले फेज की वोटिंग में भी और दूसरे फेज की होने वाली वोटिंग में भी? देखिए, पहले हम दूसरे फेज से ही बात कर लेते हैं। दूसरा फेज जो है वो चंपारण का इलाका है। चंपारण के इलाके भी उसमें शामिल है, सीमांचल उसमें शामिल है। तो अगर आप देखें तो दूसरे फेज में गया के तरफ के जो इलाके हैं, मगध के जो इलाके हैं, उन इलाकों में मैं बहुत ज्यादा तो प्रशांत किशोर की उपस्थिति नहीं देखता, लेकिन मैं सीमांचल में और इस तरफ चंपारण का जो इलाका है, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, इस इलाके की कई सीटों पर प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आप देखेंगे तो सुगौली की सीट है जहां पर सीधी लड़ाई अब प्रशांत किशोर के कैंडिडेट और बीजेपी में हो चुकी है, क्योंकि यहां से महागठबंधन का जो पर्चा था कैंडिडेट का वो खारिज हो गया। पर्चा खारिज हो गया तो जितने महागठबंधन के जो समर्थक लोग थे वो सब प्रशांत किशोर की टीम के साथ जुड़ गए, तो वो लड़ाई बड़ी कड़ी हो गई है। इसी तरीके से मनीष कश्यप की चनपटिया सीट देखेंगे, वहां मनीष कश्यप भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि चंपारण से प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी मुहिम शुरू की थी, पदयात्रा शुरू की थी, और चंपारण को उन्होंने अपना, कह सकते हैं कि शुरुआत की सियासी शुरुआत का अपना एक गढ़ के तौर पर शुरू किया कि भाई यहीं से मैं शुरू करूंगा। नीतीश कुमार जब भी अपनी बिहार की यात्राएं करते थे तो यही चंपारण में गांधी आश्रम से करते थे, और यही फॉर्मूला प्रशांत किशोर ने अपनाया। तो इस इलाके में उनकी एक प्रेजेंस दिखाई देती है, उनके कैंडिडेट्स दिखाई भी दे रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर कई सीटों पर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, हर सीट पर वो कुछ ना कुछ वोट तो ले जाएंगे जहां पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि कोई क्या उनको बहुत ज्यादा वोट लाएंगे, लेकिन कुछ परसेंट वोट वो लगभग हर सीट पर लेकर के आएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉकेट्स होंगे, कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पर प्रशांत किशोर अच्छा कर सकते हैं, करने वाले हैं। और ऐसी कई सीटें हैं, आप जोकी हाट को देख लीजिए, सीमांचल में जहां पर तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे लड़ रहे हैं, जिसमें एक से प्रशांत किशोर की पार्टी से लड़ रहे हैं, वहां वो अच्छा कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर सीमांचल में भी अच्छा वोट लाएंगे, प्रशांत किशोर चंपारण की तरफ भी अच्छा वोट लाएंगे, शिवहर में भी उनके कई कैंडिडेट अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे तो हर सीट पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। भाई, उनको अगर आप इग्नोर करना चाहें तो आप कर दें कि भाई कुछ नहीं होगा, यहाँ हमेशा तीसरी या निर्दलियों को इतना
इतना सीट इतना वोट आता रहा है, मान लिया। लेकिन जो एक सरकार से नाराज वोट है, या तो वो नाराज वोट सीधे महागठबंधन को चला जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो लालू को पसंद किया है ना, जो कि इस वक्त वो एनडीए के नेताओं को पसंद कर रहा है, उसकी पसंद प्रशांत किशोर बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वोटर तो वो जाएगा, ये वोटर जनसुराज के साथ जाएगा, और जनसुराज चाहे वोट शेयर के लिहाज से देख ले, या हो सकता है कि कुछ सीटों के लिहाज से देख लें, तो वो तीसरी शक्ति के तौर पर उभरेंगे। लेकिन मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कितनी सीट जीत जाएंगे या फिर कितने प्रतिशत वोट लाएंगे। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा प्रेजेंस मुझे भी दिख रहा है कि प्रशांत किशोर दिखाएंगे। हाँ, ये वो जरूर कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को हरा देंगे। जैसा मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार हारेंगे, 25 से नीचे की सीट आएगी। देखिए, इसमें बहुत मुझे लगता है कि शायद मैं उनसे सहमत ना हो पाऊं कि जेडीयू को 25 से कम सीटें आएंगी। मुझे लगता है जेडीयू इस वक्त सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले दल की स्थिति में खड़ा है। उसी तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कहना भी आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप पूरा एनडीए देखेंगे तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और अगर एनडीए आती है तो नीतीश कुमार ही उसके मुख्यमंत्री भी होंगे। तो ये कह देना कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो अब बाहर हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इतना जरूर समझता हूं, मानता हूं कि इनका प्रेजेंस लगभग हर जगह दिखेगा, फुटप्रिंट्स हर सीट पर दिखाई देगा। कहीं थोड़ा कम होगा, कहीं थोड़ा ज्यादा होगा, और कुछ जगहों पर ये बिल्कुल जीतने की स्थिति में होंगे। हो सकता है कुछ सीटों को ये जीते भी। लेकिन वोट शेयर जो जो ये दावा किया जा रहा है कि 12%, 15%, मैं इसको भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक साइजेबल वोट परसेंट ये लेकर के आएंगे। नीरज, कुमार अभिषेक ने, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुमार अभिषेक ने जो ये बात कही है, इसमें ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि अगर आप 2020 के चुनाव पर नजर डालते हैं तो 11 सीट ऐसी थी जहां 101,000 से भी कम के सीट अंतर पर हार जीत हुई थी। कुछ सीटें 12 एक सीट पर 12-15 सीटों से हार जीत तय हो गई थी। 300 वोट से, 250 वोट से, 800 वोट से 11 सीटें ऐसी थी जहां 1,000 से भी कम पे हार जीत हुई थी। यानी प्रशांत किशोर अगर 1,000, सिर्फ 1,000 वोट इधर उधर करते हैं तो महागठबंधन और एनडीए के आंकड़े बदल सकते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर ये और भी हैरानी होगी कि 243 में से 52 सीटें ऐसी थी जहां 5,000 से कम पर फैसला हुआ था। यानी प्रशांत किशोर, कुमार अभिषेक का जो कहना है कि प्रशांत किशोर का कैंडिडेट तकरीबन हर जगह पर कुछ ना कुछ वोट लेगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो यही एक जिसे कहते हैं एक्स फैक्टर है। क्योंकि 52 सीटें ऐसी थी जहां पर 5,000 से भी कम के अंतर पर फैसला हुआ था। निगाह बनाकर रखनी होगी प्रशांत किशोर के ऊपर। आपने हालांकि नीतीश कुमार का जिक्र किया कुमार अभिषेक, लेकिन मैं फिर भी दोबारा पूछना चाहता हूं, यह दूसरा फेज ऐसा है जहां नीतीश कुमार का प्रदर्शन कमजोर रहा था। 2020 में नीतीश कुमार एक तरीके से सरकार बनने के बावजूद भी एनडीए की कमजोर कड़ी थे, 43 सीट मात्र आई थी। लेकिन दूसरे फेज की जो 122 सीटें हैं, इनको अगर हम देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी आधी से ज्यादा सीटों पर लड़ी, लेकिन 20-22 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर उनका ये एक जो है स्टिकी विकेट रहा था दूसरा फेज। पिछली बार तो 3 फेज में चुनाव हुए थे, लेकिन ये 122 सीटें। आपको क्या लगता है, इस बार तो नीतीश कुमार को एसेट कहा जा रहा है एनडीए का, इस बार तो कहा जा रहा है कि उन्हीं के नाम पर चुनाव हो रहा है, जैसा आपने भी कहा। तो क्या इस बार अपने पिछली बार के प्रदर्शन को सुधारते हुए एनडीए के लिए अच्छी खबर देने वाले हैं नीतीश कुमार, या फिर एक मामला फंसा हुआ है? नहीं, देखिए, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो इस फेज में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पिछली बार का जो ये फेज था, जिसमें सीमांचल और ये चंपारण के क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वो पिछली बार इस फेज में नहीं थे। जैसे गया और मगध की कई कई इलाके, कई सीटें ऐसी हैं जो कि पहले के फेजेज में हो चुके थे, लेकिन इस बार वो दूसरे फेज में जुड़े हुए हैं। और उन इलाकों में बीजेपी और जेडीयू बेहतर परफॉर्म उन्होंने नहीं किया था। ये यूं कह लें कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था। तो गया और उसके आसपास, गया, औरंगाबाद, सासाराम, रोहतास, इसकी कई सीटें ऐसी हैं जो कि
इस बार वहां पर चूंकि बीजेपी और उसके गठबंधन को सीटें नहीं मिली थी, इस बार माना जा रहा है कि वो लोग थोड़ा बेहतर परफॉर्म उस इलाके में करेंगे। लेकिन उसका उल्टा अगर आप देखें तो इस इलाके में बीजेपी ने एक तरीके से स्वीप किया, या यूं कह लें कि इस इलाके को बीजेपी ने, इस इलाके की वजह से ही हम्म। सरकार बनी थी। पूरे हम्म। चंपारण और हम्म। सीमांचल को अगर आप देखें तो सही बात। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर था जिसने आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाया, उनको फायदा भी पहुंचाया, बीजेपी को भी फायदा हुआ। उसी तरीके से चंपारण को बीजेपी ने लगभग पूरा स्वीप कर लिया था। लेकिन जिस तरीके से अगर आप औरंगाबाद, रोहतास, गया की सीटों पे देखेंगे तो वहां बीजेपी लगभग साफ थी, बीजेपी या एनडीए। लेकिन इस बार वहां ये लोग अच्छा कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। हो सकता है कि वहां की लड़ाई थोड़ी बराबरी की भी लड़ाई हो जाए। इसकी वजह भी उसमें मैं देखता हूं कि जो जो वहां पर कैंडिडेट्स के खिलाफ ज्यादा गुस्सा है, ऐसी भी तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर आप जब आप इस तरफ देखते हैं चंपारण और सीमांचल की तरफ, तो यहां पर इस बार एनडीए के लिए मुकाबला टफ हो रहा है, क्योंकि कई इलाकों में जो इस बार महागठबंधन है वो बेहतर करने की स्थिति में है। हर जगह पर लड़ाई है। मैं इस वक्त पश्चिम चंपारण में हूँ, बेतिया में हूँ, और यहाँ के कई कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कहा यह जा रहा है कि इस बार यहाँ पर महागठबंधन ने तो बीजेपी और एनडीए को नाको चने चबवा दिया है। कई लोग तो कह रहे हैं कि इस इलाके में 2-3 सीटें बीजेपी हारने वाली है। तो अलग अलग लोगों के अनुमान है, लेकिन यहाँ की लड़ाई इस बार टफ हो गई है, कड़ी हो गई है। तो जो गेंद बीजेपी को इस वक्त आपको उस इलाके में दिखेगा जहां सुपड़ा साफ था, हो सकता है कि उसकी इस इलाके में बीजेपी को नुकसान हो जाए, तो कहीं बराबरी की स्थिति ना बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई ऊपर से देखने पर और कहने में तो बड़ा आसान है कि भाई एनडीए आ जाएगी, एडवांटेज एनडीए है, महिलाओं का वोट है। लेकिन जमीन पर भी जब आपको दिखाई देता है तो कई लोग मुझे ये भी कहते मिले कि 10,000 वर्ष बनाम युवाओं का ये चुनाव हो गया है। युवा वोटर इस बार अलग तरीके से सोच रहा है, बदलाव की बात कर रहा है। महिलाएं जरूर लगातार नीतीश कुमार और मोदी के साथ खड़ी हैं, खास करके नीतीश कुमार के साथ। तो वो एक फैक्टर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई 10,000 रुपए मिले, लेकिन 10,000 में 1/3 महिलाओं को अभी तक मिले हैं। बहुत सारी महिलाएं नाराज भी होंगी। ये कहने की बातें हैं, ये चर्चा की बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के लिए ये चुनाव बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि ये वो इलाके हैं, अगर बीजेपी ने यहां पर अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा, कुछ सीटें कम भी हुई, लेकिन वो जिस तरीके से पिछली बार इन इलाकों को बीजेपी ने स्वीप किया था, अगर बीजेपी यहां पर बेहतर परफॉर्म कर गई तो फिर आप नीतीश कुमार की सरकार को नहीं रोक पाएंगे। ये आप ये जान लें। लेकिन यहां अगर बीजेपी पिछड़ी इस कल होने वाले वोटिंग में, तो फिर ये लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। फिर ये कहना मुश्किल होगा कि सरकार कौन बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं। एक जो फैक्टर हमेशा से कहा जा रहा है, महिलाओं का फैक्टर, तो ये मान लीजिए कि महिलाओं का जो वोट है उसमें बीजेपी को बीजेपी एनडीए को अच्छा एज है। ये नहीं कि सारी महिलाएं बीजेपी को या ये एनडीए को ही वोट कर रही हैं। उनमें भी अपने समीकरण, अपनी जाति बिरादरी के लिहाज से वोटिंग हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी, अगर उनकी बड़ी जो बिरादरी है, या महिलाओं का एक बड़ा तबका जो है वो एनडीए की तरफ झुका हुआ है। और अगर ये हो रहा है तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। फिर उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। नीरज, बहुत बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे समीकरण बनते हैं। लेकिन एक और सवाल मेरा थोड़ा सा यूपी के नेताओं के नज़रिए से। ओवैसी की बात हमने की, सीमांचल में 24 सीटें आती हैं, पिछली बार 5 सीटें ओवैसी ने जीती और पूरा समीकरण बिगाड़ के रख दिया महागठबंधन का, क्योंकि यहाँ पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन और दूसरे समीकरण बनते हैं वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के पक्ष में बनते हैं। लेकिन ओवैसी ने आके खेल बिगाड़ा। इस बार हम देख रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद, अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता, ये सब लोग सीमांचल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। यानी कि ये तमाम मुस्लिम चेहरे महागठबंधन के उत्तर प्रदेश के नेता हैं, लेकिन ये मुस्लिम चेहरे हैं और सीमांचल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इनके निशाने पर ओवैसी हैं। क्या आपको लगता है कि ओवैसी फैक्टर को बैलेंस महागठबंधन इस बार कर रहा है अपनी खास रणनीति से, अपने खास नेताओं को उतार कर? देखिए, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोट की, वो ये कि
मुसलमान महागठबंधन को लगातार कई दशकों से वोट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार ओवैसी की तरफ भी गया, लेकिन एक क्राइसिस महागठबंधन के साथ है, और खास करके बिहार के दलों के साथ। चाहे आप आरजेडी को ले लें, चाहे आप कांग्रेस को ले लें, इनके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो कि मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ इस लिहाज से खींच सके कि वो मुसलमानों का या फिर अल्पसंख्यकों का बड़ा चेहरा है। भाई लालू यादव जब तक पॉलिटिक्स कर रहे थे तब यही अब्दुल बारी सिद्दीकी, शकील अहमद खान, इस तरीके के जो नेता हैं वो बड़े चेहरे हुआ करते थे, गुलाम सरवर, इस तरीके से जो बड़े चेहरे थे वो लालू यादव के साथ होते थे। तो वो चेहरे धीरे धीरे बड़े होते चले गए। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त आरजेडी के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है जो कि दिखाई देगा। लालू यादव के समय में आप चाहे जितना भी शहाबुद्दीन को बाहुबली कह लें, लेकिन वो मुसलमानों के नेता के तौर पर भी उनकी बड़ी पहचान थी और अपने इलाके में शहाबुद्दीन का बड़ा प्रभाव था। तो अलग अलग इलाकों में जैसे आप देखें तो मिथिलांचल में हुआ करते थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, ठीक है मंत्री हैं, लेकिन उनका जो जोर था उस वक्त, जो लालू यादव के साथ साथ घूमना, और अगर आप देखें छपरा, सिवान, गोपालगंज या कई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो उस वक्त शहाबुद्दीन का जोर बहुत हुआ करता था, अशरफ अली फातिमी का जोर था, गुलाम सरवर, इस तरह के बहुत सारे नेता थे। लेकिन आज आपको उस तरीके से बहुत सारे चेहरे, उतने बड़े चेहरे नहीं दिखाई देंगे। तो आप इस कमी को पूरा करने के लिए मुझे जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो दिल्ली और यूपी से जो बड़े चेहरे हैं, अब इकरा हसन एक चुनाव के बाद से इतनी बड़ी वो स्टार कैंपेनर हो गई है कि उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है। बहुत हाल में अगर आप देखें तो इमरान प्रतापगढ़ी आए हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का की एक फैन फॉलोइंग बड़ी जबरदस्त है मुसलमानों में। उनके उनके शेर व शायरी, उनके बोलने का अंदाज कांग्रेस पार्टी के एक बड़े कैंपेनर के तौर पर उभरे हैं। और तो अब महागठबंधन ने भी उन तमाम लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया जो कि मुसलमानों में जिनकी एक पैठ पहुंच, जिनकी रील्स देखी जाती है, जिनके ट्विटर हैंडल, जिनके सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है, और उनकी सभाओं की अगर आप भीड़ देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक दो जगह पर जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं पहुंच पाए वहां पे हंगामा हो गया, कुर्सियां तोड़ दी गई, इकरा हसन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। तो ये मुझे ये दिखाता है कि ये चीजें दिखाई देती हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन है, लेकिन बिहार का जो एक अपना ऑर्गेनिक अल्पसंख्यक चेहरा इनके पास प्रचार के लिए नहीं है, वो बहुत हद तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगर आपको या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त दिखाई देगा। मुझे लगता है कि वो बड़े कैंपेनर के तौर पर उभरे हैं। देखिए तेजस्वी अकेले बहुत जगह पर नहीं जा सकते, लालू यादव अब जाते नहीं है, राबड़ी देवी का कैंपेन नहीं है, तो आखिर है कौन? राहुल गांधी का कैंपेन है, लेकिन उतना कैंपेन नहीं है जितना उनको करना चाहिए। जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन जिस जिस तरीके से उम्मीद, तो ऐसे नेताओं ने उस जगह को भरा है। और मुझे लगता है कि सिर्फ भरा नहीं है, वह बड़े चेहरे होकर के उभरे। अब इकरा हसन की एक को आप शामली का सांसद खाली मान लें तो ये नहीं होगा। वो मुसलमानों में और मुसलमान महिलाओं पुरुषों में भी एक नेता के तौर पर उनकी बड़ी पहचान दिख रही है। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन ने अच्छा इस्तेमाल किया है उन नेताओं का जिनकी एक फैन फॉलोइंग है, और इस चुनाव में उसका एक असर भी दिखाई दे रहा है, कम से कम फिलहाल भीड़ जुटाने के नजरिए से। और मुझे लगता है कि वोट के नजरिए में भी से भी देखें तो वो वोट में तब्दील होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। आपका हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, नेता का हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उन्हें लेकर किसी स्थान पर जब पहुंचता है, उससे पहले मोबाइल फोन में रील्स पहुंच चुकी होती हैं, उससे हफ्तों पहले, महीनों पहले। यानी जो लोकप्रियता है अब वो दूरी की मोहताज बिल्कुल नहीं है टेक्नोलॉजी के, मोबाइल फोन के इस दौर में। और इस नाते ये जो नेता है, ये भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो, पूर्वांचल से आते हो, लेकिन बिहार के सीमांचल में भी ये अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करवा रहे हैं। एक और सवाल, मायावती भी दूसरे दौर में पहले फेज की वोटिंग के बाद प्रचार में उतरी थी। उन्होंने शायद एक ही रैली की है, लेकिन काफ़ी सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। मायावती ने भी आकर बहुत सारे दावे किए थे। बीएसपी फैक्टर कैसे देखते हैं आप? है कुछ जगहों पर बीएसपी का असर? नहीं, बिल्कुल है। मुझे लगता है कि जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, जैसे बक्सर के कुछ सीटों पर बसपा का असर है,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की स्थिति में बीएसपी वहां दिखाई देती है कुछ सीटों पर। उसी तरीके से कैमूर में उनका अपना बड़ा काडर रहा है। मायावती भी वहीं पर चुनाव प्रचार में आई। उनके कैडर जो थे वो मोबिलाइज हुए। अगर आप देखें तो सासाराम के अलावा इस तरफ अगर आप, हालांकि इधर मायावती नहीं आई, उनकी एक ही रैली हुई, लेकिन वो अपने स्ट्रांग होल्ड में आई। तो मुझे जो बसपा की स्थिति दिख रही है, देखिए बसपा कितना वोट लेकर के आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बसपा ने पॉकेट्स में कुछ जगहों पर वो अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसी तरीके से अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर पूरे बिहार भर में उनके कुछ ना कुछ वोट्स आएंगे, ऐसा मायावती के साथ नहीं है। मायावती के कुछ कैंडिडेट कुछ जगहों पर कुछ अच्छा वोट्स लेकर आ सकते हैं, एक दो जगहों पर वो अच्छी लड़ाई में है। तो कहने को तो इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम 4-5 सीटें जीतेंगे, लेकिन मुझे कम से कम 1-2 सीटों पर तो वो ठीक ठाक आमने सामने की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं, और एक सीट पर तो ये माना जा रहा है कि शायद वो जीत भी ना जाए। तो इस तरीके की स्थिति बीएसपी की है। और बीएसपी के साथ जो दूसरे छोटे दल हैं उन्होंने भी एक अनकहा टाइप का गठबंधन बना लिया है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें तेज प्रताप भी जुड़े हुए हैं, जिसमें एमआईएम भी जुड़ा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो रामविलास पासवान की जो मूल पार्टी रही है एलजेपी, पशुपति पारस पारस की, वो भी उसमें जुड़ी हुई है। तो एक साथ इन तमाम दलों के झंडे उसमें दिखाई देते हैं। कई इंडिपेंडेंट जो मजबूती से लड़ रहे हैं वो भी इन तमाम दलों के झंडों को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, लोकल नेताओं को लेकर के चल रहे हैं। तो एक अनकहा गठबंधन टाइप का दिखाई दिया। मैं कल जहानाबाद में था, तो मैं एक रैली को कवर करने के लिए ढूंढ रहा था, तो मुझे रंग बिरंगे झंडे दिखने लगे एक कार्यक्रम में। वहां पर तेज प्रताप को आना था, तो पता चला कि भाई ये एक निर्दलीय की रैली है जिसमें तेज प्रताप आ रहे हैं, और मुझे झंडा उसमें बसपा का भी दिख रहे थे, पूरे बसपा का मंच दिखाई दे रहा था। कई और नेताओं के झंडे पोस्टर दिखने लगे, तो पता चला कि एक अनकहा टाइप का गठबंधन बन गया है। तो कुछ इस तरीके की स्थिति इस वक्त है। देखिए वोट और सीट तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन ये इनकी कोशिश है कि चाहे बेहद छोटे ही क्यों ना हो, अपनी उपस्थिति जरूर दिखाएं। और एक बात जो मैं कहना भूल गया था आपके पिछले सवाल के चुनाव में, पिछले सवाल के जवाब में, वो ये कि सीमांचल में आपको जो मुस्लिम चेहरे इसलिए दिखाई दे रहे हैं, और बार बार आप सुन रहे होंगे कि बटना नहीं है, अगर हम बटेंगे तो नुकसान हो जाएगा, हमें कतई नहीं बटना है। तो एक ही खौफ है, वो है एमआईएम का, ओवैसी का, कि कहीं ओवैसी का वोट न कट जाए। इसलिए ही आप देखेंगे तो जितने मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनको सीमांचल में पूरी तरीके से झोंका गया है। तो चाहे इकरा हसन है, उनका ज्यादातर कैंपेन वहां दिख रहा है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी का कैंपेन तो पूरे बिहार में दिखाई दिया है, जहां जहां मुस्लिम पॉकेट्स हैं। लेकिन वहां पर ये सबसे ज्यादा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वोट बढ़ जाए। इसलिए चाहे दिल्ली से नेता आ रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश से नेता आ रहे हो, वो जरूर आपको दिखाई देंगे। हाँ, एक और नेता की हम बात कर लें, वो है अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी का जो सटा हुआ क्षेत्र है, वो बिहार का यही कैमूर, बक्सर, सासाराम, ये वाला इलाका है। और वहां पर अफजाल अंसारी आपको दिखाई देंगे कि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कांग्रेस के लिए, कहीं आरजेडी के लिए। तो अपने अपने इन्फ्लुएंस के इलाके में तमाम जो मुस्लिम चेहरे हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ताकि वोट ना बटे और ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन हो सके। नीरज। देखिए भाई, कुमार अभिषेक बैठे हैं, इस गाड़ी के पहिए हजारों किलोमीटर नाप चुके हैं बिहार में चुनाव के दौरान। तो आप सीधा बता दीजिए, सरकार किसकी बन रही है? अरे ये सवाल, ये प्रश्न हमेशा रहता है। मैं अगर देखूं तो मुझे महिलाओं के वोट बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं सरकार के लिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होने वाला है। तो ओम प्रकाश राजभर चाहे जो कह लें आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन मैं महिलाओं के वोट के हिसाब से ही इस चुनाव को देख रहा हूँ। नहीं तो ये वाकई तो लगातार पहले से MY फैक्टर की जो बात कही जाती रही है, महागठबंधन यानी मुस्लिम यादव फैक्टर, तो इस बार एक महिला और यूथ, ये एक फैक्टर है जो शायद सीधा सीधा एनडीए की तरफ जिसका झुकाव महिलाओं का खास तौर पर नजर आता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे, भले ही चुनाव दो ध्रुवीय नजर आ रहा हो, लेकिन अपनी इस चर्चा में जैसे कुमार अभिषेक ने बताया कि इन दो ध्रुवों के बावजूद भी इतने सारे ध्रुव हैं
तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर तो एक बड़ा तिकोण बना ही रहे हैं, तेज प्रताप यादव, ओवैसी और इसके अलावा पशुपतिनाथ पारस, इस ये तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो अपने अपने पॉकेट्स में थोड़ा थोड़ा वोट काटकर, छोटा वोट काटकर बड़ा फर्क डालने की स्थिति पैदा कर सकते हैं और वही तय करेगा कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।